Hello friends, welcome to this new video. So in this video we are going to discuss the important current affairs of the month of May, right? So before that you can subscribe the channel for all MBA related updates and also press bell icon to receive important notifications for these important videos like these, right? And you can also download the StudyBuzz app, right, for free CAT MBA mocks and videos from the App Store or Google Play. And you can also connect with us on Instagram and Facebook, right? And साथ ही साथ अगर आप एक MBA के एस्पिरेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट है और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट www.studybuzz.co.in, right, to get to know more about our StudyBuzz pen drive course, right? Because यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई sectional mocks, right? Then you have full length mocks, you have weekly current affairs test, right? And apart from CAT, all the other entrance exams like SNAP, ZAT, IFT and many more, सबके आपको यहाँ पे full length mocks मिल जाते हैं, right? So you can contact us on this helpline number for more details. So on that note, let's start the session. तो सबसे पहले NABARD is planning to prepare a farmer distress index to identify, track and support distressed farmers, right? So सबसे पहले भाई what is NABARD? NABARD is an acronym that stands for National Bank for Agriculture and Rural Development, right? So यहाँ पे बेसिकली प्लान हो रहा है कि एक फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स प्रिपेयर किया जाएगा. किस लिए भाई? ताकि जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको ट्रैक कर सकते हो और साथ ही साथ उनको सपोर्ट कर सकते हो, राइट? सो अंडर दिस द गवर्नमेंट and the financial institutions can decide on an appropriate package of support instead of a distress package for all the farmers across the board, right? This index will not be uniform across the nation as it will depend upon the place's stress levels, right? तो जैसे कि बेसिकली इसकी जरूरत क्यों है, तो हम देखते हैं कि जब कहीं पे इलेक्शन हो रहा होता है, राइट, अगर हम बात करें या तो स्टेट इलेक्शंस की या तो सेंट्रल इलेक्शंस की, राइट, नेशनल इलेक्शंस की, तो क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपीज करने के लिए फार्मर्स को डिस्ट्रेस लोन्स वेव ऑफ कर देते हैं या फार्मर्स के लिए होलिस्टिकली वो कुछ पैकेजेस अनाउंस करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हर बार जब ऐसा होता है तो हर बार एक टॉपिक जो डिस्कस किया जाता है ओवरऑल वो ये होता है कि भाई क्या सारे फार्मर्स को जरूरत है इस पैकेज की, इस रिलीफ पैकेज की जो कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी देना चाहती है, राइट? तो उसका आंसर इज नहीं, सारे फार्मर्स को जरूरत नहीं है. कुछ ही फार्मर्स हैं जो डिस्ट्रेस्ड हैं, कुछ ही हो सकता है कुछ फार्मर्स डिस्ट्रेस्ड नहीं है, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई कौन डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स हैं और अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स कोई स्कीम लॉन्च करना चाहती है तो उसके जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होंगे वो कौन होंगे, राइट? तो वो चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए और वो चीज काफी अच्छे से स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स की जरूरत पड़ी है जो कि NABARD प्लान कर रहा है प्रिपेयर करने का, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे अप्रोप्रिएट पैकेज ऑफ सपोर्ट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रेस पैकेज, राइट? सो दिस इंडेक्स विल नॉट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द नेशन, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि भाई जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे ज्यादा वो किया जाएगा, जहां पे कम जरूरत है वहां पे कम किया जाएगा, राइट? सो बेसिकली इट विल डिपेंड अपॉन द प्लेसेस स्ट्रेस लेवल्स, राइट? देन Equitas Small Finance Bank has got RBI approval to merge with Equitas Holdings Limited. The merger will comply with the RBI norms on small finance banks, which mandate the promoter to reduce the stake in the subsidiary to 40% within 5 years of commencement of operations by SFB, that is Small Finance Bank, right? तो बेसिकली जो एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसको आरबीआई का अप्रूवल मिल चुका है एक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ मर्ज करने के लिए, राइट? सो ये जो मर्जर है दिस इज गोइंग टू कंप्लाई विद द आरबीआई नॉर्म्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, राइट? जो ये क्या कहता है भाई, जो आरबीआई का गाइडलाइन है अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कहता है दैट द प्रमोटर हैज टू रिड्यूस द स्टेक इन द सब्सिडियरी टू 40% विद इन 5 years, राइट? देन Reliance Industries becomes the first Indian company to record annual revenue of more than a whopping $100 billion. So the company has recorded a 22.5% rise in net profit for the quarter ended March 2022.
The company has also reported the highest ever quarterly EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization of 33,968 crores, which is up for 28%. Right? तो बेसिकली सबसे पहली इंडियन कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनका एनुअल रेवेन्यू रहा है वो $100 बिलियन से भी ज्यादा रहा है. राइट? तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22.5% राइज रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनुअल रेवेन्यू में. राइट? देन मार्केट का एकलव्य इज द National Securities Depository Limited, that is NSDL, Investor Awareness Program for Students, which was launched by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Right? So, to introduce the basics of the securities market and also impart training on financial markets for students, NSDL has launched a new investor awareness program as part of its Silver Jubilee celebration. राइट? तो जो NSDL का इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है, NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. राइट? इनका इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जो है उसका नाम क्या है? मार्केट का एकलव्य. राइट? एंड इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. राइट? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है ना. तो बेसिकली जो सिक्योरिटीज मार्केट है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट है, उसके बेसिक्स को समझाया जा सके स्टूडेंट्स को, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल मार्केट्स की ट्रेनिंग भी दी जा सके, इसके लिए ये प्रोग्राम है मार्केट का एकलव्य. देन इंडिया हैज सरपास्ड जर्मनी टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल्स मार्केट. अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स दे ऑटोमोबाइल्स, India has sold these many vehicles, right? So over 3 million vehicles in 2021 as compared to 2.9 million vehicles in Germany. This shows a difference of almost 26%. The most number of vehicles were sold in China. Sales remained almost stagnant. Followed by the US, reported growth of 4%, and Japan, market shrunk compared to both 2020 and 2019. Right? तो सबसे ज्यादा व्हीकल्स कहां पे हुए हैं सेल? चाइना में, देन इट इज इन यूएस, देन इट इज जापान, एंड देन इंडिया, एंड देन यू हैव जर्मनी. राइट? पिछले साल क्या था? जर्मनी और इंडिया की पोजीशन जो थी वो अलग अलग थी. राइट? तो 2021 में 3.7 मिलियन व्हीकल्स इंडिया में सेल हुए हैं, और 2.9 मिलियन व्हीकल्स आप कह सकते हो जर्मनी में सेल किए गए हैं. राइट? Next, $30 billion has been announced by the World Bank as financial aid in response to the ongoing food security crisis in the world. Areas: agriculture, nutrition, social protection, water and irrigation will be available for implementation to address food security over the next 15 months. The World Bank is working with countries on the preparation of $12 billion of new projects for the next 15 months. ठीक है? तो वर्ल्ड बैंक जो है वो जो फूड क्राइसिस चल रही है दुनिया में, उसके लिए $30 बिलियन का रिलीफ पैकेज या फाइनेंशियल एड जो है अनाउंस किया है वर्ल्ड बैंक ने. राइट? एंड बेसिकली जो एरियाज है, कौन कौन से एरियाज में $30 बिलियन को डिसबर्स किया जाएगा? दैट इज योर एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, सोशल प्रोटेक्शन, वाटर, इरिगेशन. Right? And this is going to be done over the next 15 months, that is 1.3 years. Right? Then under the chairmanship of former RBI Deputy Governor BP Kanungo, the Reserve Bank of India has set up a committee to review the efficacy, adequacy and quality of customer service in banks, NBFCs and other entities regulated by it. The 6-member committee will submit a report within 3 months from the date of its first meeting. It will also review the evolving needs of the customer service landscape, evolving digital, electronic financial products and distribution landscape. Right? तो former RBI Deputy Governor BP Kanungo जो है वो चेयरमैन है इस कमिटी के. राइट? एंड ये कमिटी का काम क्या है कि जितने भी सारे आप NBFCs और बैंक्स को रेगुलेट करती है आरबीआई, उनकी एफिकेसी, एडुकेसी एंड क्वालिटी, कस्टमर सर्विस की क्वालिटी
रिव्यू करने का काम है इनका, राइट। तो बेसिकली कितने लोग हैं इस कमिटी में? 6 लोग हैं। दिस इज अ 6 मेंबर कमिटी, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1st of May. Aim to spread awareness about labor's rights and mark their achievements. In India, the first Labor Day was celebrated by the Labour Kisan Party of Hindustan on 1st May 1923 in then Madras, now Chennai. May Day is also celebrated as the foundation day of Maharashtra Day and Gujarat Day, right? तो 1st May जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल लेबर डे, राइट। एंड इसका जो एम है दैट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लेबर्स राइट्स एंड मार्क देयर अचीवमेंट, राइट। इसके साथ साथ जो मे डे है दैट इज द 1st May, इसको महाराष्ट्र डे और गुजरात डे का फाउंडेशन डे भी कहा जाता है, राइट, बिकॉज महाराष्ट्र और गुजरात वर नॉट सेपरेट स्टेट्स, राइट। वो पहले बॉम्बे स्टेट का हिस्सा थे, इसके बाद फिर इनको 2 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया, राइट। Next, World Press Freedom Day is observed globally on 3rd May. It is also known as World Press Day. This year's World Press Freedom Day theme, Journalism under Digital Siege. Right? So, World Press Freedom Day or World Press Day. Date is 3rd of May. Then, Sikkim has observed its 47th State Day on 16th May. In 1975, the Sikkim has become a part of India as its 22nd state. Right, on 15th May 1975, the then President of India, Fakhruddin Ali Ahmed, signed a 36th constitutional amendment, and a day later, Sikkim became a complete Indian state. The rule of the Chogyal, which was the last dynasty of Sikkim, was abolished, right? तो सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था, right? It was only 1975 that Sikkim became an integral part of the country and as the 22nd state, right? So it was on the 15th May 1975 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साइन किया था हमारे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, एंड फिर उसके बाद सिक्किम बिकेम अ कंप्लीट इंडियन स्टेट, राइट। सो द डे इज 16th May, जब सिक्किम को स्टेटहुड दी गई थी, राइट। Then, Anti-Terrorism Day is observed every year on 21st of May. The day is highly important for the nation as it has been a victim of terror attacks for several years. The day came into being after, on May 21, 1991, India's former Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated during a campaign in Tamil Nadu. He became the victim of a suicide bombing, which also resulted in around 14 other people being killed. Rajiv Gandhi was the youngest Prime Minister when he was sworn in at the age of 40. Right? So 21st of May को Anti-Terrorism Day observe किया जाता है. Right? Why 21st May? Because it was on this day, 21st May, जब जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी, इनको असैसिनेट किया गया था ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन इन तमिलनाडु, राइट। सो ड्यू टू सुसाइड बॉम्बिंग ही वाज किल्ड एंड इनके साथ और 14 लोगों की डेथ हुई थी, राइट। एंड राजीव गांधी वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज स्worn इन एट द एज ऑफ 40, राइट। नेक्स्ट, तरुण कपूर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर एंड फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी, हैज बीन अपॉइंटेड एज द advisor to Prime Minister Narendra Modi. He will superannuate as the Secretary of the Ministry of Petroleum and Natural Gas on 30th November 2021. Apart from him, senior bureaucrats Hari Ranjan Rao and Atish Chandra have been appointed as the additional secretaries in the Prime Minister's office. Right? Then, Rajiv Ranjan has been appointed as the ex officio member of the MPC, that is the Monetary Policy Committee, by RBI's Central Board. Right? What is this Monetary Policy Committee? That makes rules and regulations regarding the monetary money supply in the country. Right? Repo rate कितना रहेगा, reverse repo rate कितना रहेगा, ये सब जो आप देखते हो न्यूज में आता रहता है,
राइट, वो सब कौन डिसाइड करता है? वो सब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, राइट। तो उसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो अपॉइंट किए गए हैं राजीव रंजन। सो ही रिप्लेस्ड मृदुल सागर who retired last month. Prior to this, he was an advisor in charge in the monetary policy department before he was elevated as an executive director. MPC is a 6-member body and is headed by RBI governor. There are 3 members from RBI and 3 members nominated by government. Right? Next, Yoon Suk Yeol, a conservative former prosecutor, has been sworn in as the president of South Korea in a ceremony held at Seoul's National Assembly. Right? So, Yoon Suk Yeol has served as South Korea's prosecutor general from 2019 to 2021 under Moon Jae-in former president rule. Right? He played an important role in the conviction of Park Geun-hye, who is the former president, as the chief prosecutor of South Korea. Right? Then Deepika Padukone has been appointed as Louis Vuitton first ever Indian brand ambassador. She was unveiled as part of a new handbag campaign with Emma Stone and Chinese actor Zhou Dongyu in a series of promotional shots. Recently, she has been named as a part of an 8-member jury presided by French actor Vincent Lindon at 75th Cannes Film Festival. Right? So, Louis Vuitton की सबसे पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण, एंड साथ ही साथ ये शी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द 8-member jury at the 75th Cannes Film Festival. Right. Next, Ranil Wickremesinghe, the United National Party leader, has taken an oath as the new Prime Minister of Sri Lanka for the 5th time after the resignation of Mahinda Rajapaksa. President Gotabaya Rajapaksa has administered his oath at a ceremony held in the President's office in Colombo. Wickremesinghe has been reappointed in an effort to bring stability to Sri Lanka, engulfed in a political and economic crisis. Right? So we all know about the economic crisis that our neighboring country Sri Lanka is in. Right? And their Prime Minister Mahinda Rajapaksa resigned, and उनके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने 5वीं बार वहां के प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है. राइट? एंड इनका जो शपथ था दैट वाज एडमिनिस्टर्ड, इनका जो ओथ था दैट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस कोलंबो. नेक्स्ट, राजीव कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम 15th of May. He will replace Chief Election Commissioner Sushil Chandra, who is due to retire. Rajiv Kumar took charge as the Election Commissioner of the Election Commission of India on September 1, 2020. He had been the chairman of the Public Enterprises Selection Board. He joined the Public Enterprises Selection Board chairman in April 2020. राइट? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट इज बेसिकली 3-member बॉडी जहां पे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है. राइट? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्र, वो रिटायर कर गए हैं, एंड इनके बाद जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो बने हैं राजीव कुमार, जो कि एक इलेक्शन कमिश्नर थे बिफोर बिकमिंग द सीईसी. नेक्स्ट, मानिक साहा, त्रिपुरा बीजेपी चीफ, has become the 12th chief minister of Tripura after Biplab Kumar Dev resigned from the post. Tripura's governor Satyadev Narayan Arya has administered the oath of office on 15th May at Raj Bhavan in Agartala. Dr. Saha is a dental surgeon by profession and joined BJP in 2016 after quitting Congress. Dev had taken oath as the Chief Minister of Tripura in 2018, ending the 25-year communist rule in the state. Right? तो मानिक साहा जो है वो बन चुके हैं नए चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा. राइट? एंड इनके पहले जो ही इज ऑल्सो बीजेपी पॉलिटिशियन, एंड इनके पहले जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे वो थे बिप्लब कुमार देव, एंड इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी चीफ मिनिस्टरशिप से. राइट?
Next, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has been elected as President of the United Arab Emirates after the death of former leader Sheikh Khalifa. Sheikh Mohammed was elected by the Federal Supreme Council, becoming the ruler of the oil-rich country which was founded by his father in 1971. Right? So UAE, that is United Arab Emirates के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान. राइट? तो जो फॉर्मर लीडर थे शेख खलीफा, उनकी डेथ हो गई है. उनके बाद जो उनके सक्सेसर चूज किए गए हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान. राइट? नेक्स्ट, Salil Parekh has been appointed as the CEO of Infosys for the period of 5 years on the recommendation of the Board of Directors from July 1, 2022 to March 31, 2027. He will be the only non-founder CEO to have managed to be at the helm of the company for a second term. He has been leading the role at Infosys since January 2018. He took over the role from then interim CEO and MD and company veteran UB Praveen Rao. Right? तो सलील परेख को अपॉइंट किया गया है इन्फोसिस का सीईओ. कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए. ठीक है, तो ये इनका सेकेंड टर्म होने वाला है. एंड इसके साथ ही साथ ये सबसे पहले ऐसे नॉन फाउंडर सीईओ बन चुके हैं जिनको सेकेंड टर्म दिया जा रहा है. Right. Next, Vinay Kumar Saxena has been appointed as the new Lieutenant Governor of Delhi. He was appointed as the chairman of the KVIC in October 2015. He has worked on various schemes and products, Honey Mission, right, Kumhar Sashaktikarana Yojana, Leather Artisans Empowerment, Khadi Prakritik Paint, and many more. He has replaced former LG Anil Baijal, who headed Delhi government for 5 years. Right? तो जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो चुका है. उनके बाद नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना. राइट? नेक्स्ट, 180 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दैट इज RRTS. ट्रेन सेट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. India's first semi-high-speed train set for regional rapid transit system has been handed over to National Capital Region Transport Corporation at Alstom's Savli plant in Gujarat. It will be brought to Duhai Depot in Uttar Pradesh. Implementing agency of India's first RRTS corridor between Delhi, Ghaziabad, Meerut, NCRTC. Right? तो ये जो RRTS है, दैट इज द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम. राइट? इनकी जो ट्रेन सेट्स हैं, इनकी स्पीड क्या होने वाली है? 180 किलोमीटर पर आवर. राइट? विच इज अ वेरी हाई स्पीड. देन टाटा सन्स कंपनी हैज अप्रोच्ड द CCI, दैट इज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर अ मर्जर ऑफ एयर इंडिया विथ एयर एशिया इंडिया. Air Asia India was launched as a joint venture between the Tatas and Malaysia's Air Asia Group. Tatas had raised its stake in Air Asia India to 83.67% in December 2020. In January 2022, Tata acquired Air India and Air India Express. Tata Group aviation companies, Air India Express, Vistara, Air Asia India, Air India SATS, Airport Service. Right? तो टाटा ग्रुप में बहुत सारी अब एविएशन कंपनीज आ चुकी हैं. राइट? रिसेंटली एक्वायर्ड एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस. इसके साथ साथ विस्तारा जो है वो टाटा की कंपनी है. एयर एशिया इंडिया जो है वो भी टाटा की कंपनी है. राइट? सो बेसिकली यहाँ पे जो प्रूडेंट स्टेप रहा है, जो प्रूडेंट स्टेप सबको दिख रहा था, वो यही था कि जो टाटा है इतने सारे अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करके हो सकता है मुश्किल हो, तो इनको अपनी जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट करना चाहिए. राइट? तो उसकी तरफ ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे एयर इंडिया को और एयर एशिया इंडिया को मर्ज करने के लिए इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया है. राइट? तो आपको अगर कोई भी कंपनी मर्ज करनी होती है तो आपको पहले CCI से अप्रूवल लेना पड़ता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से. राइट? कहीं ऐसा ना हो रहा कि आप कंपटीशन किल करने के लिए कोई मूव कर रहे हो, कहीं ना ऐसा ना हो रहा हो कि बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर आप अक्वायर करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये
मर्जर कर रहे हो, राइट। इसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर एक बार ये अप्रूव हो जाता है, इसके बाद विस्तारा को भी मर्ज किया जा सकता है, राइट। देन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इन राजस्थान इज द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, which is recently announced by Bhupender Yadav, who is Minister of Environment, Forest and Climate Change. Right? So it will help to conserve biodiversity and bring ecotourism and development to the area. The newly notified tiger reserve includes the tiger habitat between Ranthambore Tiger Reserve and Mukundra Hills Tiger Reserve. Right? तो इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व बनाया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को। कहां पे है ये? राजस्थान में है, राइट। तो टाइगर रिजर्व वगैरह बनाने की क्या जरूरत होती है? बेसिकली आप इसके दो काम होते हैं कि एक तो आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हो, आपको कोई एरिया जो है उसको टाइगर रिजर्व बना के आप ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पे जो पोचिंग है, यहाँ पे जो हंटिंग है, यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही ज्यादा सर्वेलेंस में किया जाएगा, राइट। एंड दूसरी तरफ क्योंकि अब ये टाइगर रिजर्व बन चुका है तो यहाँ पे आप इको टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हो, राइट। तो इको टूरिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग जो है नेचर को देखने के लिए, लोग जो है जंगल को देखने के लिए, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को देखने के लिए आते हैं, राइट। तो अब क्योंकि लोग आएंगे, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इस एरिया में फिर डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, राइट। देयर वुड बी मोर होटल्स, देयर वुड बी मोर रेस्टोरेंट्स, देयर वुड बी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन सच एरिया जहाँ पे टूरिज्म के लिए लोग आ रहे हैं, right? So that is the ultimate aim of doing this. Then CTB is the newly approved skin test for tuberculosis diagnosis, right? So Union Health Minister Mansukh Mandviya has announced to launch a CTB while addressing the 35th board meeting of the Stop TB partnership through video conferencing. This TB kit will be cost effective and provide immense benefit to other high burden countries as well. He also announced to launch a new initiative, Adopt People with TB. Right? तो ये जो CTB है ये सबसे नया अप्रूव किया जाने वाला स्किन टेस्ट है ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस के लिए, राइट। इसको अनाउंस किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने, और साथ ही साथ उन्होंने एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, अडॉप्ट पीपल विथ टीबी, राइट। तो बेसिकली जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको आप अडॉप्ट करो और उनकी जो नीड्स हैं, उनके जो मेडिकल नीड्स हैं, उनके जो हेल्थ नीड्स हैं, राइट, उनके जो इमोशनल नीड्स हैं उनका आप टेक केयर कर पाओ, राइट। नेक्स्ट, वेस्ट टू वेल्थ इज द थीम ऑफ द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0. The survey would give priority to the principle of 3 R's: reduce, recycle and reuse. Swachh Sarvekshan was introduced by Ministry of Housing and Urban Affairs in 2016 as a competitive framework to encourage cities to improve the status of urban sanitation. राइट, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंडर ही स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या होता है? सर्वेक्षण एज द नेम सजेस्ट इज अ सर्वे, राइट। तो अब दिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, राइट। यानी कि यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स के जरिए दिखाया जाएगा कि भाई कौन सा शहर जो है वो सबसे ज्यादा साफ है, राइट। तो इससे होगा क्या कि एक तो भाई आपका स्वच्छ भारत मिशन आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन अब आप उसको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में फॉलो करोगे। यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने सिटी को, अपने स्टेट को टॉप पे रहना है। तो आप जब यहाँ पे कंपटीशन इंट्रोड्यूस हो जाता है वहां पे आप ज्यादा एहतियात बरतने लगते हो, राइट। आप वहां पे ज्यादा एफर्ट डालने लगोगे, आप ज्यादा इनिशिएटिव्स लोगे जिसके रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं एनहांस्ड आएंगे, राइट। सो बेसिकली जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन 2016 एज अ कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क टू एनकरेज सिटीज to improve the status of urban sanitation, right? Next, PM Narendra Modi is the head of the Interstate Council, which has been reconstituted recently. It works to promote and support cooperative federalism in the country. The council comprises chief ministers of all states and 6 union ministers as members. It will also have 10 union ministers as permanent invitees.
the government has also reconstituted the standing committee of the interstate council with Union Home Minister Amit Shah as head. Right? तो जो इंटरस्टेट काउंसिल होता है इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. राइट? सो हमेशा जो इंटरस्टेट काउंसिल होता है उसके परमानेंट चेयरमैन जो होते हैं दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. राइट? अब जैसा अभी हमने देखा था स्वच्छ सर्वेक्षण में कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है, वैसे ही जो इंटरस्टेट काउंसिल है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है. राइट? तो बेसिकली कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स को साथ में काम करना पड़ता है इंप्लीमेंट करने के लिए चीजों को. राइट? तो उसमें कई बार क्या हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स अलग अलग पेजेस पे हों. राइट? उनके बीच में कोई यूनानिमिटी ना आ पा रही हो, उनके बीच में कोई कॉपरेशन ना आ पा रहा हो. तो बेसिकली जो इंटरस्टेट काउंसिल एक प्लेटफॉर्म है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट भी करता है. राइट? सो जो काउंसिल है इट कंप्राइजेस चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड 6 यूनियन मिनिस्टर्स एज मेंबर्स. राइट? तो इंटरस्टेट काउंसिल में होते कौन कौन है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं. मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इस इंटरस्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं. साथ ही साथ 6 यूनियन मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं. राइट? एंड इट विल ऑल्सो हैव 10 यूनियन मिनिस्टर्स एज परमानेंट इनवाइटीज. राइट? और साथ ही साथ इस इंटरस्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी भी होती है जिसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और जिसके होम मिनिस्टर होते हैं, जिसके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर. राइट? नेक्स्ट, National Health Authority (NHA) has announced the launch of a revamped Ayushman Bharat Health Account (ABHA) mobile application under its flagship scheme of Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM). The ABHA mobile application enables an individual to create an ABHA address username that can be linked with the 14-digit randomly generated ABHA number. Existing ABHA app users can also update their previous app versions to the latest one. NHA के CEO कौन है? डॉक्टर RS शर्मा. राइट? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक नया ABHA लॉन्च किया है. राइट? दैट इज अ रिवैम्प्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट विच इज अ मोबाइल एप्लीकेशन. ठीक है? नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर, हैज इनॉग्रेटेड द नेशंस फर्स्ट Lavender Festival in Jammu's district Bhaderwa. Lavender cultivation has changed the destiny of farmers in Jammu and Kashmir under the government initiative of Aroma Mission or Purple Revolution. Bhaderwa is in the Doda district and is the best place for lavender cultivation in terms of land and climate. So here we are talking about the nation's first Lavender Festival. Right? And it is in the Jammu's district Bhaderwa. Right? And initiative क्या है? Initiative है Aroma Mission और Purple Revolution. So if the question arises that Purple Revolution is related to what? So it is related to lavender. Right? Next, in Purnia district, CM Nitish Kumar has inaugurated India's first ethanol plant in Bihar. The plant has been set up by Eastern India Biofuels Private Limited at a cost of 105 crores. Bihar came up with an ethanol production promotion policy in the first half of 2021. It is the country's first grain-based ethanol plant. Ethanol production will help to reduce the cost of petrol and generate fresh employment opportunities in the state. Right? तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का सबसे पहला एथेनॉल प्लांट जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है. राइट? अब एथेनॉल प्लांट की जरूरत क्यों पड़ रही है इंडिया को? दैट इज बिकॉज कि देखो जो फ्यूल की प्राइसेस हैं दे आर सोरिंग हाई. राइट? तो फ्यूल के जो तेल है वो बहुत महंगा पड़ रहा है एंड इसके बाद गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि कुछ परसेंट जो है आप तेल में एथेनॉल ब्लेंड कर सकते हो. राइट? सो बेसिकली आपने न्यूज में पढ़ा होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग. सो दिस इज व्हाट द एथेनॉल ब्लेंडिंग इज अबाउट कि अब आप पेट्रोल में जरूरी नहीं है कि आपको 100% प्योर पेट्रोलियम ही आप यूज करो अपने काम के लिए, आप उसमें कुछ हद तक एथेनॉल जो है उसको मिक्स कर सकते हो. राइट? तो इसी के लिए इसको और वाइड स्प्रेड यूसेज में लाने के लिए अलग अलग जगह पे एथेनॉल प्लांट्स खोले जाएंगे
उनमें से जो सबसे पहला इथेनॉल प्लांट है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में इनॉग्रेट किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, राइट। नेक्स्ट, Uttarakhand state government has announced to form 5-member drafting committee to implement the much debated Uniform Civil Code in the state. Head of the committee, Ranjana Desai, retired Supreme Court judge. Members, Delhi High Court Judge Pramod Kohli, ex-state chief ministers, ex-state chief secretaries Shatrughan Singh, Manu Gaur and Surekha Dangwal. Right? So, Uniform Civil Code is something that is mentioned in the Constitution of India, right? In the DPSPs, that is Directive Principle of State Policy. Right? What does Uniform Civil Code say? कि जो सिविल कोड है, जो सिविल लॉज है, वो यूनिफॉर्मली अप्लाई होने चाहिए हर किसी के लिए, राइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड, राइट। तो हम कई बार देखते हैं कि कई सारे लॉज ऐसे हैं जो कि अलग लॉज अप्लाई होते हैं टू डिफरेंट रिलीजन्स, राइट। हिंदूज के लिए अलग लॉज होते हैं, मुस्लिम के लिए अलग लॉज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अगर फैमिली लॉ की, राइट, जो सक्सेशन है, राइट्स ऑफ सक्सेशन है, राइट्स ऑफ मैरिज है, वो सब अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं इसी को एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने एक 5 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया है कि इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड बिकॉज इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉमिस इन द just concluded polls in the Uttarakhand state, right? Next, Kolkata, West Bengal has become the first major metropolitan city in India to make a detailed biodiversity register. The 520-page long document listed 399 species of plants, which includes 138 trees, 126 Chinese vegetables, 33 medicinal plants, and nearly 100 other plants. राइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेट या सबसे पहला जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, एक डिटेल बायोडाइवर्सिटी बनाया है, वो है कोलकाता, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो बायोडाइवर्सिटी स्टडी की गई कोलकाता की, तो ये पाया गया कि भाई पूरे कोलकाता में 399 स्पीशीज है प्लांट्स के, जिसमें से 138 जो है वो ट्रीज के हैं, 26 वेजिटेबल्स और चाइनीज वेजिटेबल्स वेराइटीज, देन मेडिसिनल प्लांट्स 33, then other plant species 100 plus, fauna species 290, butterfly species 70, variety of fish 47, variety of birds 84, variety of mammals 22, right? Next, Gujarat's Kutch district has become the first time in the country where the Department of Indian Post has delivered mail using a drone. So this attempt was done by the drone from Hebe village in Bhuj Taluka to Nair village in Bachau Taluka of Kutch district by the Postal Department under the guidance of the Union Ministry of Communications, right? तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पोस्ट है, इंडियन पोस्ट ने सबसे पहला अपना जो पोस्ट है उसको ड्रोन के थ्रू डिलीवर किया गया है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, राइट, एक गांव से दूसरे गांव में। Next, oil giant Saudi Aramco has dethroned Apple to become the world's most valuable company, underscoring the recent surge in oil prices that have boosted the energy giant this year. The current worth of Aramco is about $2.43 trillion as compared with Apple's $2.37 trillion. Saudi Aramco has reported a 124% surge in net profit in the last year, from $49 billion in 2020 to $110 billion in 2021. President and CEO of Saudi Aramco, Amin H. Nasser. Right? So, जो सऊदी अरामको है, जो कि एक ऑयल की कंपनी है, this has become world's most valuable company. अभी तक सबसे valuable कंपनी कौन सी थी? वो थी Apple. But now that spot is taken by Saudi Aramco, right? Next, Lionel Messi has topped the list of Forbes highest paid athletes 2022 with a reported income of $130 million, followed by basketball player LeBron James, $121.2 million, while Cristiano Ronaldo was third with $115 million.
right? So Messi had moved from Barcelona to Paris Saint-Germain, PSG, in August 2021, and Cristiano Ronaldo rejoined Manchester United from Juventus in the same month. Forbes calculates the estimates based on prize money, salaries, bonuses, and sponsorship deals. Right? Next, India has topped the foreign remittance list by receiving $89 billion, followed by Mexico at $54 billion and China at $53 billion in 2021 as per the World Bank. Right? तो जो फॉरेन रेमिटेंस है सबसे ज्यादा कहां पे आया है? सबसे ज्यादा इंडिया में आया है. सेकेंड मेक्सिको, देन चाइना. राइट, एंड लुक एट द डिफरेंस एज वेल. राइट, थर्ड और सेकंड स्पॉट में डिफरेंस है 54 बिलियन 53 बिलियन डॉलर्स का. फर्स्ट स्पॉट में इज लाइक 89 बिलियन. राइट, सो द ऑफिशियल रिकॉर्डेड रेमिटेंस फ्लोज टू low and middle income countries are expected to increase by 4.2% in 2022 to reach $630 billion. Bangladesh was the 7th highest recipient of remittance from abroad in 2021. Right? Next, Kenton Cool from England has scaled the world's highest mountain for the 16th time and becomes the first foreigner to climb the most Mount Everest summits. Kenton climbed the summit with his fellow guide Dorji Gyaltsen Sherpa. Kenton also holds a record as the first British mountaineer who has climbed Mount Nuptse, Mount Everest and Mount Lhotse in a season in 2030. Right? तो 16th time Kenton Cool जो कि इंग्लैंड के माउंटेनियर हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है 16th टाइम. राइट, नेक्स्ट, स्काई ब्रिज 721 is the name of the world's largest suspension bridge which is located in the Czech Republic. The bridge connects two mountain ridges and hangs 95 meters above a valley and can be accessed by cable car. It is 721 meters or 2,365 feet long. The Czech Republic Sky Bridge is 154 meters longer than the Nepal's Baglung Parbat Foot Bridge, which currently holds the Guinness World Record for the longest suspension foot bridge. Cynthia Rosenzweig has been awarded World Food Prize 2022. She is an agronomist and climatologist and spent much of her career explaining how global food production must adapt to a changing climate. She was awarded $250,000 prize in recognition of her innovative modeling of the impact of climate change on food production. She is a senior research scientist at the NASA Goddard Institute for Space Studies. Right? So, Cynthia Rosenzweig. She has been awarded the World Food Prize 2022. ठीक है? Then Frank Wilczek has been awarded the 2022 Templeton Prize. So he received the 2004 Nobel Prize in Physics along David Gross and H. David Politzer for his 1973 breakthrough in explaining the unusual properties of the strong force. Templeton Prize was established in 1972 by the late philanthropist Sir John Templeton. So now a natural question could be, why is this Templeton Prize given, right? तो देखो कुछ लोग ना इसको नोबेल प्राइज का इक्विवेलेंट मानते हैं फॉर रिलीजन, राइट? सो कोई रिलीजन में नोबेल प्राइज नहीं एग्जिस्ट करता, राइट? जैसे मैथ्स में कोई नोबेल प्राइज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वैसे ही नोबेल प्राइज फॉर रिलीजन का इक्विवेलेंट माना जाता है टेम्पल्टन प्राइज को, राइट? व्हाई? बिकॉज दिस टेम्पल्टन प्राइज इज गिवन टू अ पर्सन, अ लिविंग पर्सन हु हैज मेड एन exceptional contribution to affirming life's spiritual dimension, right? तो जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करता है, उसको उस पर और ज्यादा रिसर्च करता है, उनको ये टेम्पल्टन प्राइज दिया जाता है. ठीक है? नेक्स्ट, अजय पिरमल, चेयरमैन ऑफ पिरमल ग्रुप, हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE award from Queen Elizabeth II. He has been honored with this award for his services to the UK-India trade relationship as India co-chair of the UK-India CEO Forum.
President Rolls-Royce India, Kishore Jayaraman, also receives the Honorary Order of the British Empire for his services to international trade and investment. Right? So this is CBE, this is OBE. ठीक है? Next. Geetanjali Shri, an American translator, Daisy Rockwell, won the 2022 International Booker Prize for Tomb of Sand. The book Tomb of Sand was originally written in Hindi. It is the first book in any Indian language to win such a prestigious award. The prize money of £50,000 will be split between Shri and Rockwell. Right? तो जैसा कि हमने देखा था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए टूम्ब ऑफ सैंड जो है उसको वो किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, राइट, एंड सो इट हैज फाइनली इवन वन द अवार्ड एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट बुक इन एनी इंडियन लैंग्वेज टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, राइट. नेक्स्ट, INS Gomti has been decommissioned by the Indian Navy. INS Gomti was commissioned on 16th April 1988 by the then Defence Minister K.C. Pant at the Mazgaon Dock Limited, Bombay. During its 34 years of service, the ship participated in operations Cactus, Parakram and Rainbow and multinational naval exercises. Right? तो INS गोमती जो है, इंडियन नेवल शिप गोमती, इसको डीकमीशन कर दिया गया है ना, 1988 में इसको कमीशन किया गया था एंड इट हैज कंप्लीटेड इट्स 34 इयर्स ऑफ सर्विस एंड बहुत सारे ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रेनबो वगैरह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है. सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन. थैंक यू.